हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समान अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का जो सिलेबस है हमारे लूसेंट में दिया गया है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको हमें पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में किस तरीके से विस्तार हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश काल में विभिन्न प्रकार की नीतियां जो अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के ऊपर बना रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है 1857 का विद्रोह एवं अन्य प्रकार के जनजातीय विद्रोह जो हुए, जैसे सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। इस प्रकार के जो तमाम तरीके के जनजातीय विद्रोह हुए लगभग झारखंड वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में, उनके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर कौन कौन से हो चुके हैं, जैसे कि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, तमाम तरीके के गवर्नर, वायसराय, इनके बारे में बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीपीएससी का बोल सकते हैं एकदम गोद लिया हुआ टॉपिक है। बीपीएससी का गोद लिया हुआ टॉपिक जो कि 4.0 में बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 में जब भारत आजाद हो जाएगा तब तक की जो बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के कांग्रेस अधिवेशन, विभिन्न प्रकार के मुस्लिम लीग के अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई, दादा भाई नौरोजी किस प्रकार हमारे 3 अधिवेशन के नेता चुने गए, सुभाष चंद्र बोस कब नेता चुने गए, सबसे अधिक बार कब कौन से व्यक्ति नेता चुने गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक बार अध्यक्ष चुने गए। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, महात्मा गांधी कौन है, HSRA क्या है, RSH क्या है, ये सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ विविध यानी कि तमाम तरीके के अन्य प्रकार की बातें, जैसे कि किस संस्था की स्थापना कब हुई, कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी, कांग्रेस की पूर्व जो संस्थाएं थी क्या उनका कांग्रेस में विलय हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये तो था हमारा कुछ सिलेबस। थोड़ा सा आपको मद्देनजर रखना है कि आपको जीएस के लिए खासकर जो 40 नंबर का जीएस पूछा जाता है, उसमें 8 नंबर का जो आएगा वो जीएस। अभी हम आपको आगे चल के पहले चैप्टर में ही दिखाएंगे कि किस तरीके से जो TRE 3.0 का एग्जाम कैंसिल हुआ था, इसी पहले चैप्टर से जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले थे। चलिए, तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। भारत में किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां आई। देखिए, उनके आने का क्रम अलग है, ठीक, और कंपनी की स्थापना का क्रम अलग है। यहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है। क्या सबसे पहले कौन आया और सबसे पहले कौन गया। ठीक, सबसे पहले कौन आया, लास्ट में कौन आया, और सबसे पहले किसने अपनी कंपनी की स्थापना की, सबसे बाद में किसने अपनी कंपनी की स्थापना की। ठीक, सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए, सभी जानते हैं 1498 में कालीकट, 20 जुलाई 1498 कालीकट पे पुर्तगाली यात्री जो आता है वास्को डी गामा, अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की सहायता से जमोरिन नामक शासन ने उसका क्या किया था, स्वागत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एकदम बेसिक बात है, सभी जानते हैं, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डच लोग आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप, इतनी समझ गए आप। उसके बाद कंपनी की स्थापना के क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी की स्थापना का क्रम में क्या करना है, सबसे बाद में आपको यह याद रखना है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में सबसे लास्ट में हुई थी, यह बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ कंपनियों का नाम रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुर्तगाल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम क्या था, तो आप क्या करेंगे, मुंह बांधेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ कंपनियों की स्थापना पढ़ा, कंपनियों का नाम नहीं पढ़ा। लेकिन आपको आज ऐसी चीज हम बता देंगे जो आप कभी भूलने वाले नहीं। ठीक, सबसे पहले पुर्तगाली जो कंपनी है उसका नाम है एस्तादो द इंडिया। थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों। हाँ, पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया है। ठीक, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो नॉर्मल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है अंग्रेजों वाली, जो सबसे लास्ट तक ये रुकेगी और इसी से हमको अपने भारत में आज़ादी मिलेगी। चलिए, वरिंगदे ओस्ट इंदशे कंपनी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है वरिंगदे ओस्ट इंदशे कंपनी। ठीक, और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस का नाम और ब्रिटिश का नाम नॉर्मल है, लेकिन वरिंगदे ओस्ट इंदशे कंपनी ये थोड़ा टफ है, इसलिए इसको याद रखना है। एस्तादो द इंडिया जो पुर्तगाल की कंपनी है, इसका नाम थोड़ा सा टफ है, इसको याद रखना है। कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेस, फ्रांसीसी कंपनी का नाम। ठीक, ये 3 कंपनियों का नाम आपको याद रखना है। देखिए, एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली की कंपनी है, वरिंगदे ओस्ट इंदसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंदसे देश इंदसे ओरिएंटलेस कंपनी ये फ्रांसीसी की कंपनी है जो सबसे लास्ट में स्थापित होती है। ठीक है, आगमन का क्रम क्या है, स्थापना का क्रम क्या है, ये थोड़ा सा आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। और सबसे लास्ट में जो कंपनी की स्थापना हुई वो कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेस है ना,
ये फ्रांसीसी कंपनी है, 1664 में स्थापना हुई, और एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली जो कंपनी है वो 1498 में स्थापना हुई। ठीक है, इतनी बात आप याद कर लीजिए, बाकी आप सबको बहुत आसान है। चलिए, यहाँ से होता है हमारा अच्छे खासे चैप्टर शुरू, यानी कि हमारा जो चैप्टर है मुख्यतः यहाँ से शुरू होता है। चलिए, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का कारण क्या है। ठीक है, ये बात आपको जानना है कि आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई। इससे पहले भी तो भारत और यूरोप का व्यापार होता था, वो समुद्री मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से होता था। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि यूरोपीय वासियों को भारत तक पहुंचने के लिए जलमार्ग की खोज करनी पड़ी। ठीक है, देखिए प्रमुख कारण क्या है। देखिए, पीपीटी इतनी खूबसूरत है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो एज इट इज आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा आपको एक चीज भी ध्यान रखना है कि जो भी ये पीपीटी है आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है, सभी को अच्छे से समझ में आएगा। 1453 में उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया गया। तो जब कुस्तुनतुनिया और एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया जाएगा तो स्थल का रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है पुनर्जागरण। यूरोप में क्या हो गया, यूरोप में पुनर्जागरण हो गया। ठीक, अब जब 1493 ईस्वी में 53 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा हो गया तो क्या होगा, मसाला व्यापार क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, एवं अरबी नियंत्रण यहां पर हो गया। अरब वासियों का यहां पर नियंत्रण हो गया। अब वो चाहे यूरोपीय वासियों को आने दे या ना आने दे। ठीक है, थोड़ा इसका लॉजिक कारण है, धार्मिक कारण भी है। थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो अरबिक व्यापारी थे वो ईसाई व्यापारी से कहीं ना कहीं खटखुट होती रहती थी, इसलिए इन्होंने कहा कि अब हम आपको अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे, चाहे जो हो जाए, युद्ध करना पड़े। ठीक, अब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण से हमें क्या क्या चीज देखने को मिला, मानवतावाद देखने को मिली। एक मिनट, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप में पुनर्जागरण से क्या हुआ, आपका सबसे पहले मानवतावाद उत्पन्न हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार कई प्रकार के हुए, साथ ही साथ धर्म सुधार हुए। ठीक, अब देखना है यहां पर कि वैज्ञानिक आविष्कार, एक मुख्य कारण वैज्ञानिक आविष्कार है, दूसरा है मसाला व्यापार पर अवरुद्ध व अरबी नियंत्रण हो गया। इन दोनों के कारण हुआ ये, इन्हीं दोनों के कारण देखिए, जब अरबी व्यापारियों का नियंत्रण हो गया तो रास्ता बंद हो गया, वैज्ञानिक आविष्कार हो गए तो क्या होगा, इन दोनों की वजह से नवीन प्रकार के समुद्री मार्गों की खोज की गई। ठीक, नवीन प्रकार की समुद्री मार्गों की खोज की गई। और आपको यहां यह देखना है कि किस व्यक्ति ने किस सन में कौन सी जगह को खोज निकाला। सबसे पहले ब्राजील की खोज किसने की, कैब्राल ने की, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। ठीक, 1492 में अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की, जो कि स्पेन का निवासी था। 1498 में किसने, वास्को डिगामा ने खोज की, भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में की, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की, जो कि ब्रिटेन का निवासी था। न्यूजीलैंड व तस्मानिया की खोज किसने की, वो तस्मान हॉलैंड का निवासी था। ठीक है, न्यूजीलैंड व तस्मानिया की खोज किसने की, तस्मान ने की, जो कि हॉलैंड का निवासी था। आशा करते हैं कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई है। चलिए, अब थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने कब क्या किया। सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 1498 से लेकर 1498 से 1961 तक इनका शासन रहेगा। ठीक, अब बार बार हम 1498 से 1961 तक नहीं बोलेंगे, ये था आपको समझना है कि 1498 पुर्तगाल, इनका प्रथम केंद्र कहाँ है, कोचीन केरल में स्थापित किया इन्होंने प्रथम केंद्र। ठीक, कोचीन जो कि केरल में है 1503 में, ये आप समझ गए, नंबर 1। नंबर 2 डच, दूसरे नंबर पे डच आए थे, हमने आपको बताया था। 1605 में इसने अपना प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया, देखिए प्रथम केंद्र इन्होंने अपने मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। और इसी में तीसरे नंबर पे अंग्रेज हैं, इन्होंने भी अपना प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, लेकिन इन्होंने अपना प्रथम केंद्र 1611 में स्थापित किया। इन्होंने 1605 में स्थापित किया था, इन्होंने 1611 में स्थापित किया। ठीक, नंबर 5 पर आ जाते हैं लास्ट में फ्रांसीसी। 1668 में इन्होंने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया, सूरत में स्थापित किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सा अपना प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया। पुर्तगाल ने कहाँ स्थापित किया, कोचीन में स्थापित किया, केरल में। ठीक, डच ने कहाँ स्थापित किया, मसूलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेज ने 1611 में मसूलीपट्टनम में। और लास्ट में यहाँ थोड़ा डेनिस वाला रह गया, ध्यान लीजिए। डेनिस ने अपना प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया, ट्रांक्योबार में स्थापित किया, जो कि आपका 1620 में है। ठीक, 1620 में स्थापित किया। और 1668 में फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम केंद्र स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में, कि नक्शे के माध्यम से समझेंगे, मैप के माध्यम से किस तरीके से पुर्तगालियों ने भारत की खोज की। ये आप देख लीजिए पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगाल, ये
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से ये लोग यहाँ चले, ऐसे होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए, मेडागास्कर के बीच से होते हुए, खाड़ी से गुजरते हुए यहाँ पहुँचते यहाँ पहुँचे। ठीक है, अब ये आपने देख लिया मैप कि उन्होंने यहाँ पे कैसे पहुँचे। अब देखते हैं कि ये किसकी सहायता से, कैसे कैसे, इनमें इतनी यात्रा में कितने व्यक्तियों का योगदान था। ठीक है, चलिए पुर्तगाल, ये आपको समझ में आया 1498 से 1961। ये बार बार इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि पुर्तगाली 1498 में आए और सबसे लास्ट तक 1961 तक यही इन्होंने ही राज किया था, और जिनका जो केंद्र था वो गोवा था। ठीक है, याद रखना है, सबसे पहले आए एवं सबसे बाद में गए। ठीक, इतनी आपको समझ में आना चाहिए। पुर्तगाल यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, वैज्ञानिक प्रकृति का विकास हुआ। पुर्तगाल राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया, समुद्री मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें सबसे पहला जो प्रयास किया, इसमें जो सबसे पहला जिस व्यक्ति ने प्रयास किया वो था बार्थोलोमेव डियाज। 1487 में ये व्यक्ति क्या करेगा, केप ऑफ गुड होप तक आएगा, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ तक आएगा। हमने आपको बताया ये व्यक्ति यहाँ से चलेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आके थक जाएगा, कहेगा भैया हमारे पास कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खत्म हो गई है और मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक वाली चिप्स वाली बात अपने से बता रहे हैं, नहीं तो आप किसी किताब में खोजने लगे कि क्या कह दिए गुरुजी। चलिए दूसरा सफल प्रयास कहेगा, ये इसका जो प्रयास था वो असफल रह गया क्योंकि ये केप ऑफ गुड होप से आकर वापस चला गया। दूसरा प्रयास कौन करेगा, 20 मई 1498 द्वितीय प्रयास किस व्यक्ति ने किया, ये किया आपके वास्को डी गामा ने। केप ऑफ गुड होप दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए भारत यानी कि कालीकट पहुंचा। अब ये कालीकट पहुंचा कैसे, ये भी तो ध्यान है। केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता तो बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 में खोज ही निकाला था, लेकिन ये व्यक्ति आगे कैसे पहुंचेगा, देखो इसको एक हेल्पर मिलेगा यानी सहायता करने वाला, गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीद, यानी कि इसे अब्दुल मजीद के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यक्ति की सहायता से ये गुजरात भारत के कालीकट शासक जहां जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा वहां पहुंचेगा। अरब व्यापारी लेकिन क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। भाई बेसिकली मानी सी बात है, पहले से जो लोग व्यापार कर रहे हैं क्या करेंगे, वो लोग विरोध करेंगे यार कि दूसरा व्यापारी आ गया, ये अच्छे दाम से हमारी वस्तुओं को खरीदेगा और लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो थी बात। चलिए आगे देखते हैं, पुर्तगाल शासन का भारत में किस तरीके से विस्तार हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। कंपनी इस्तादो द इंडिया, हमने आपको बताया था कि जो पुर्तगाल की कंपनी है इस्तादो द इंडिया 1498 में स्थापित हो गई। ठीक, इनका प्रथम केंद्र कहाँ है, कोचीन केरल में 1503 में खोला। द्वितीय केंद्र इनका कन्नानूर यानी कि केरल में यहाँ था। देखिए दोनों ही केंद्र, चाहे वो कोचीन हो या कन्नानूर हो, दोनों ही केरल में है। और केरल में क्या है, आपका मालाबार तट आता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताएंगे। प्रथम गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का, प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर था, इतनी बात आप समझ गए। कंपनी का नाम इस्तादो द इंडिया। प्रथम केंद्र कहाँ है, कोचीन में जो कि केरल में है, 1503 में स्थापित किया गया। द्वितीय केंद्र कन्नानूर में है जो कि केरल में है। दोनों के दोनों कहाँ है, मालाबार तट पर है। ठीक, प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पुर्तगाल, अब जब ये कंपनी की स्थापना हुई तो पुर्तगाल में कौन क्या था, देखो यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक मैनुअल प्रथम था। आपसे पूछा नहीं जाता कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो आप बताते हो लॉर्ड कैनिंग। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पुर्तगाल का गवर्नर कौन था, यानी कि पुर्तगाल का शासक कौन था, मैनुअल प्रथम था। वहाँ का प्रिंस कौन था, राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। इसी हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था समुद्री यात्रा को खोज करने के लिए। अब ये तो थी पुर्तगाल की बात कि पुर्तगाल में कौन क्या था। अब यही से आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन क्या था। भारत में मुख्य सत्ता किसकी चल रही है, दिल्ली सल्तनत की। वहाँ पे लोदी वंश का शासन है और लोदी वंश यानी कि सिकंदर लोदी वहाँ पर बैठा हुआ है। सॉरी मेरे गलती से मुंह से थोड़ा लोली निकल गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सिकंदर लोदी, वहाँ पर लोदी वंश का शासन है। विजयनगर साम्राज्य भी चल रहा है, वहाँ पर नरसिंह राव द्वितीय सालू वंश का शासक है। और गुजरात में कौन है, महमूद बेगड़ा है। ठीक, 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ यहाँ पर हैं जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो, इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, तो आप कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है। उस समय सबसे बड़ा क्या है, बेसिकली दिल्ली सल्तनत ही है। इतना तो आप समझ सकते हैं नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग थोड़ी सी वास्को डी गामा की क्या कहानी है। इस व्यक्ति को देखिए, ईसाई धर्म फैलाने का इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में। इस व्यक्ति को अच्छे से देख लीजिए, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 20 मई 1498 में ये कालीकट पहुंचता है। किस जहाज से पहुंचता है? जाओ गैब्रियल या साओ गैब्रियल इसको बोलते हैं, जहाज से पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप से होता हुआ गुजराती व्यापारी की सहायता से, गुजराती व्यापारी अहमद इब्न मजीद की सहायता से पहुंचा। शासक कौन सा है? कालीकट का शासक है जमोरिन। कालीकट का शासक जमोरिन। इसी जमोरिन ने क्या किया? इसका स्वागत किया। और ये व्यक्ति इतना बोल सकते इतना बेकार था, इसी कालीकट के शासक जमोरिन पर ये हमला भी करेगा। ठीक, कहा जाता है ना कि अंग्रेज किसी के नहीं होते, तो जिसने इसको खाना खिलाया ये उसी का नहीं हुआ तो किसके क्या होंगे। खैर ये तो थी एक बात, आगे बढ़ेंगे। अरब व्यापारियों का विरोध, अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। काली मिर्च के व्यापार में इसने 60 गुना मुनाफा कमाया। देखिए ये काली मिर्च का व्यापार तो सिर्फ कहने को है, उसमें तमाम तरीके की जड़ी बूटी औषधियां ये लेकर गया, तमाम तरीके के मसाले लेकर गया। सभी मसालों को जब उसने जाकर बेचा तो सभी प्रकार के खर्चों में कटौती करने के बाद इसको क्या हुआ? 60 गुना मुनाफा इसको हो गया। ठीक है, जब 60 गुना मुनाफा हो गया तो ऑटोमेटिक इंसान की लालच बढ़ेगी। चलिए 1502 में ये दोबारा भारत आया। 1503 में इसने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। और 1524 में क्या है? तिबारा भारत आया, तीसरी बार भारत आया। ठीक है, मृत्यु इसकी 24 दिसंबर 1524 में हो जाएगी केरल में। भारत को लूटना चाहता था, भारत का ही होकर रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुर्तगाली, यानी कि प्रथम नहीं, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। आप जान रहे हैं कि पुर्तगाल में 3 प्रकार पुर्तगाली गवर्नर भारत में 3 प्रकार के हुए तो कई प्रकार के, लेकिन 3 मुख्य हैं जिनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क एवं निनो डी कोना। इन तीनों व्यक्तियों ने कौन कौन सा काम किया इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर था। 1505 में इसका आगमन हुआ और इसने क्या की? इसका महत्वपूर्ण कार्य आपको याद रखना है, शांत जल की नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करेगा? द्वितीय गवर्नर था ये। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। ठीक, यही व्यक्ति कहेगा गोवा में कि आप लोग हिंदुस्तानी भारतीय स्त्रियों से विवाह करो ताकि रिश्तेदारी यहाँ पर बन जाएगी, तो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक, अब भारत में पुर्तगाली वस्तु का वास्तविक संस्थापक है। ये क्या करेगा? ये हरमूज पर अधिकार करेगा 1515 में, मलक्का पर 1511 में और गोवा पर 1510 में। बीजापुर के शासक आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से क्या करेगा? यूसुफ शाह नहीं, यूसुफ आदिल शाह से ये छीन लेगा। चलिए, कोचीन को अपना यह व्यक्ति केंद्र बनाएगा। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। हमने अभी बताया ना कि भारतीय महिलाओं के साथ ये व्यक्ति, जितने भी पुर्तगाली साथ में आए सबको विवाह के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ इसने एक अच्छा काम किया, सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक, सती प्रथा पर इसने रोक लगा दी। जो जिन महिलाओं के पुरुष मर जाते हैं उन पुरुषों की चिता पर जीवित स्त्री को जबरदस्ती लौटाने की जो प्रथा है उसी को सती प्रथा कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रथा को उसने कहा कि यह गैर कानूनी है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उस व्यक्ति ने प्रतिबंध लगाया। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है निकोनो डी कोना। गोवा को अपनी राजधानी बनाया निकोनो डी कोना ने। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जिसने जीता था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, लेकिन निनो डी कोना क्या करेगा? इसको राजधानी बनाएगा। हुगली व सेंट थॉमे में बस्ती बनाएगा, हुगली व सेंट थॉमे में बस्ती बनाएगा। बसीन व द्वीप पर अधिकार करेगा। बहादुर शाह गुजरात की शासक की मृत्यु, बहादुर शाह गुजरात शासक की मृत्यु, इससे जब थोड़ा सा झपड़ होगी तो उसी के समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, ये थे, आपको याद रखना है। ठीक, सबसे पहले आपको याद रखना है शांत जल की नीति किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? इसने गोवा पर अधिकार किया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निनो डी कोना ने क्या करेगा? गोवा को अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक, इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाल का योगदान, आखिर पुर्तगालियों ने क्या योगदान दिया? आप ये देख रहे हैं ना, ये चर्च देख रहे हैं, ये पुर्तगालियों की देन है। ये प्रिंटिंग प्रेस की मशीन देख रहे हैं, ये भी पुर्तगालियों की देन है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 में स्थापित की गई पुर्तगालियों के द्वारा। एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बीपीएससी। ठीक, टीआरई 3.0 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, और सन के साथ बढ़िया ऑप्शन दिया गया था, तो आपका यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फसल, ये लोग क्या लेकर आए? तंबाकू लेकर आए, लाल मिर्च लेकर आए, पपीता, आलू, मक्का, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम। कौन सा आम? एक अल्फांसो आम की एक किस्म है, ये लोग भारत में लेकर आए।
जहाज निर्माण कला का विकास लेकर आए, यानी कि जो भारत में अब जहाज बड़े बड़े बनने लगे। ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार किया। प्रथम पादरी कौन था? सेंट जेवियर। ठीक, इसी व्यक्ति के आने से क्या हुआ, भारत में तेजी के साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। और आपको कई जगह देखने को मिलेगा सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, एसटी जुडिशियस स्कूल, इस तरीके के आपको ईसाई स्कूल देखने को मिलेंगे। ये क्या है? ये फ्रांस फ्रांसिस्को जेवियर के नाम पर ही बनाए जा रहे हैं ईसाई स्कूल। ठीक है। प्रथम चर्च 1510 गोथिक स्थापत्य कला 1500 चर्च में। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम चर्च कब स्थापित किया गया? 1510 में। गोथिक स्थापत्य कला से संबंधित है। सेंट थॉमस केरल, प्रथम चर्च कौन सा है? सेंट थॉमस है, जो कि गोथिक स्थापत्य कला पर निर्भर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली के पतन के कारण, पुर्तगाली क्यों पतन हो गए? धीरे धीरे इनकी शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ठीक, इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई, उसके बाद भी धीरे धीरे क्यों प्रथम हो गए? देखिए, सबसे पहले इनका सिस्टम क्या था? ये धार्मिक असहिष्णुता थे। ठीक, ये जितने भी हिंदू शासक थे, हिंदू शासक व हिंदू जनताओं को ये अपने साथ काम पर लगाते, अपने जहाजों पर माल की लोडिंग कराना, माल को उतरवाने पर ये काम पर लगाते थे। परंतु क्या करते थे? धार्मिक असहिष्णुता थे, मुसलमानों से ये जौलस रखते थे, इसलिए ये सफल नहीं हो सके। क्योंकि भारत एक विविधता का देश है, इनको पता, ये बात की जानकारी लगभग शायद हुई नहीं। इनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना है, मुस्लिम सत्ता चल रही है। अगर ये मुसलमानों से क्या करेंगे? मुसलमानों से हीन भावना रखेंगे, धार्मिक असहिष्णुता रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको धोखा खाना पड़ेगा। यही हुआ आगे चल के। यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष, तमाम प्रकार की यूरोपीय कंपनियां हैं, जैसे कि फ्रांस है, डेनिश है, फ्रेंच कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनसे क्या करेंगे? ये संघर्ष करेंगे। संघर्ष में लड़ाई होगी, लड़ाई में हार जाएंगे। कार्टेज अल्मीडा का काफिला समुद्री लूट नीति। ठीक, कार्टेज नीति इन्होंने अपनाई। कार्टेज नीति इन्होंने अब चलाई थी कि अगर किसी समुद्री जहाज को व्यापार करना है, किसी भी राजा के समुद्री जहाज को व्यापार करना है, तो वो क्या करेंगे? पुर्तगालियों से एक आर्मीडा लेंगे, काफिला व्यवस्था लेंगे, एक प्रकार का कॉटेज लेंगे। इस प्रकार अकबर के समय भी अकबर को इसने क्या किया था? कॉटेज लेने पर मजबूर कर दिया था कि आप कॉटेज लीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि मुगल सम्राट अकबर को जो कॉटेज मिलेगा वो फ्री में मिलेगा, पैसा नहीं लिया जाएगा, बाकियों को पैसा लिया जाएगा। ठीक, तथ्य के बारे में बात कर लें। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोस्सा था। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का जो गवर्नर कौन था? बोस्सा था। ठीक, अंतिम गवर्नर कौन था? मैनुअल एंटोनियो था। ठीक, 1961 के समय। अब इसको भगाया कैसे गया? ऑपरेशन विजय बनाकर इसको भगाया गया, ऑपरेशन विजय अपनाया गया, इसको भगाया गया। पुर्तगाली बस्ती गोवा, दमन व दीव पर भारत में विलय कर दिया गया। ठीक, वाइस किंगडम, समान नागरिक संहिता एवं 19 दिसंबर 1961 के समय गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक, इतनी चीजें क्या की गई? 1961 में लागू की गई और यही सब मनाई जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में जो सबसे पहले आए पुर्तगाली आए 1498, और क्या 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को जब भगाया गया, मैनुअल एंटोनियो को खदेड़ कर जब भगाया गया भारतीय सैनिकों के द्वारा, तो वहां पर गोवा मुक्ति दिवस बनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डच के बारे में। डच किस तरीके से आए? क्या डच सबसे पहले आ गए, भारत में ही आ गए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक तो सब लोग सेम आएंगे, केप ऑफ गुड होप तक। अब आगे देखते हैं क्या ये डच भारत में गए या आपके बर्मा वाले द्वीप में, इंडोनेशिया वाले द्वीप में जाकर ये पहले बसे। चलिए, डच कौन है? डच नीदरलैंड के निवासी, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी इनको जाना जाता है। डच 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम जोड़ा, नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम जोड़ लिया है। पहले ये नीदरलैंड ही माना जाता था। ठीक, आपको इतने से मतलब है, नीदरलैंड का इतिहास आप नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कौन सा कब जोड़ा गया। चलिए, 1556 में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये एक प्रकार का संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त उपक्रम का मतलब क्या है? ये सरकारी और प्राइवेट दोनों, गवर्नमेंट क्या है, ये सरकारी भी है और प्राइवेट में मिला हुआ संयुक्त उपक्रम है। ठीक, और इसका पतन होने का मुख्य कारण भी यही है कि इसमें जो सरकारी हस्तक्षेप है ये है, क्योंकि सरकारी काम आप समझते हो कि अगर आपको सेना मंगानी है तो कई तरीके के पास बनेंगे, बिल पास होगा तो सेना जाएगी, तब तक क्या होगा? जो भी कमजोर सैनिक हैं, कम सैनिक हैं, वो हार जाएंगे। इसके पतन का मुख्य कारण यह है कि इसका सरकारी रजिस्टर होना। ठीक, पूर्व मुख्यालय बटाविया में था जो कि इंडोनेशिया में है। उसके बाद भारत आगमन 1605 में हुआ। प्रथम केंद्र इसका मसूलीपट्टनम में है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखना। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इसका महत्व क्या है? भारत में वस्त्र व्यापार को केंद्र बनाया। डच व्यापारियों ने क्या किया?
इनका मुख्य कारण था कि भारत में वस्त्र व्यापारियों को महत्वपूर्ण वस्त्र व्यापार को केंद्र बनाया। सबसे ज्यादा इनका ध्यान वस्त्रों के व्यापार पर था, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े पर इनका ज्यादा ध्यान था। इनका ध्यान जैसे पुर्तगालियों का मसालों पर था, इसका ध्यान मसालों पर नहीं था। ये सबसे ज्यादा कपड़ों का व्यापार करते थे। इसका पतन क्या हुआ? बेदरा का युद्ध यानी कि कर्नाटक का युद्ध 1759 में हुआ। डच क्या कर गए? हार गए। अंग्रेज इसमें जीत गए। इसका नेतृत्व अंग्रेज में किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। डचों का ज्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व इसमें स्थित पर लगाया। ठीक, डचों ने ज्यादा ध्यान अपना इंडोनेशिया, जकार्ता, बार्मा वाले साइड में लगाया, इसलिए भारत पर इनको ने ज्यादा अपना महारत हासिल नहीं कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है, नोट, भारत में डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर प्रभुत्व स्थापित किया। जितना डचों ने भारत के अलावा दूसरे द्वीपों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, शायद ही किसी और ने स्थापित किया। औद्योगिक वेतनभोगी, ठीक, इन्होंने जो सिक्का चलाया, स्वर्ण पगोड़े, स्वर्ण सिक्के, पगोड़े के नाम से सिक्का किसने ढाला था? डचों ने ढाला था। ये एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये वाला सिक्का किसने ढाला, वो वाला सिक्का किसने ढाला, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मेन कंपनी जो हमारी है अंग्रेज, आप समझ रहे हो, 1608 में इनकी कंपनी बनेगी, पहली फैक्ट्री स्थापित होगी सूरत में। उसके बाद 1947 तक ये भारत में अपना तांडव करेंगे। तो इनका इतिहास थोड़ा सबसे बड़ा हो जाता है। ये देखिए ये रहा इनके आने का रास्ता। यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे, यहाँ तो पहुँचे भारत में। साथ ही साथ ये इंडोनेशिया, जकार्ता द्वीप समूह वाले में भी अपना तांडव फैला रहे हैं। चलिए अंग्रेज के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड की कंपनी है अंग्रेज, आपको पता है, ब्रिटेन इंग्लैंड की कंपनी है। 1599 में जॉन मिंडेनहाफ भारत आए थे। इनकी स्थापना 1600 में हो गई, इंग्लैंड और भारत। ठीक, महारानी एलिजाबेथ और अकबर। भारत में कौन था जब ये कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ थी। ठीक, और 1600 में कौन था? अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में होगी। अकबर की मृत्यु 1605 में होगी ना। अकबर की मृत्यु, जब अकबर की मृत्यु 1605 में होगी तो सन 1600 में कौन हुआ? अकबर ही तो हुआ। तो इसलिए दोनों को याद रखना है आपको कि भारत में उस समय कौन सा शासक था और अंग्रेजों में वहां पे कौन सा शासक था? ब्रिटेन में। चलिए निजी कंपनी शेयर धारकों के कंपनी पर आधारित थी। इनका संचालन करते थे निर्देशन मंडल, इसमें 24 थे। अब यह समझिए कि जो कंपनी थी एक प्रकार की निजी कंपनी थी। इसका जो संचालन करता थे वो निर्देशक मंडल के 24 सदस्य थे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको बोलते हैं। इसका प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सन 1600 एलिजाबेथ ने पूर्व से 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार चार्टर प्रदान किया। ठीक, चार्टर प्रदान किया। जेम्स राजा प्रथम ने 1609 में अधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए कि जो महारानी एलिजाबेथ हैं, यूरोप की महाराजा, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ हैं, इन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हम एकाधिकार देते हैं कि 15 वर्षों तक ये भारत के साथ व्यापार करेंगी, यानी कि पूर्वी देशों के साथ। एकाधिकार का मतलब यह है कि अब इंग्लैंड की और दूसरी कोई कंपनी उस इलाके में व्यापार करने नहीं जाएगी। लेकिन 1609 में क्या हुआ? एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया। जो एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए किया था, उन्होंने कहा कि अब ये अनिश्चित काल के लिए कर देते हैं हम। अब अनिश्चित काल के लिए कोई नहीं जाएगा, आप क्या करिए, चलते रहिए। उसके बाद तमाम तरीके की घटनाएं भारत में होंगी जिस तरीके से इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए भारत में व्यापार, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने आगे टॉपिक को देखेंगे। भारत में व्यापार सन 1600 में अराइव्ड इंडिया। 1608 में भारत इंडिया पहुंच गया। ठीक, सूरत रेड ड्रैगन के जहाज से। मुख्य केंद्र था इनका, इंपॉर्टेंट सेंटर। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। देखिए सूरत 1613 में, एज इट इज आपको चार्ट डायग्राम इसलिए बनवा दिया गया है ताकि आपको पता चले, थोड़ा सा आप माइंड को कंसंट्रेट कर सके। बंबई में 1668 में। ठीक, कासिम बाजार यानी कलकत्ता में स्थापना की गई। कोलकाता फोर्ट विलियम 1698 में। उड़ीसा 1633 में। उड़ीसा यानी हुगली में नहीं, उड़ीसा अलग है, हुगली अलग है, याद रखना है। मसूलीपट्टनम में 1611 में प्रथम, हमने आपको बताया था कि मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने भी बनाया था। ठीक, जो और साथ ही साथ डचों ने भी बनाया था। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में इन्होंने स्थापित किया, और साथ में कुड्डलौर में क्या, फोर्ट सेंट डेविड में स्थापित किया। इतनी चीज आपको समझना है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये पहला वाला मसूलीपट्टनम 1611, दूसरा सूरत में 1613। ये चीज आपको याद रखना है बस, बाकी ध्यान नहीं देना है। केंद्रों का विकास,
केंद्रों का विकास, उत्तर भारत मुगल, दक्षिण भारत, ठीक। उत्तर भारत में जब केंद्रों का विकास हो रहा था तो वहां का मुगलों का शासन, उत्तर भारत में जहांगीर के समय 1605 से 1625, जहांगीर के समय, जहांगीर के शासनकाल में भारत पहुंचा, ठीक। जहांगीर के शासनकाल में भारत पहुंचा कैप्टन हॉकिंस, ठीक। तुर्की संवाद था। कैप्टन हॉकिंस कौन सा? तुर्की संवाद, यानी कि तुर्की भाषा को जानने वाला कैप्टन हॉकिंस 1605 में कहाँ पहुंचेगा? भारत, वहां पहुंचेगा जहांगीर के दरबार में। 400 का मनसब व इंग्लिश खां, 400 का मनसब इसको जहांगीर ने दिया व इंग्लिश खां की उपाधि दी। 1611 में, 1611 या 12 में अंग्रेज कप्तान बेस्ट व मिडलेटन ने सावल्ली में पुर्तगाल को हराया। इन्होंने इनको हरा दिया। अब देखिए, अब आप एक बात हमेशा ये समझिए, अब पुर्तगाल पहले से हैं, अंग्रेज हैं, क्या करेंगे? दोनों के बीच टकराव तो होगा ही ना, तो यही बात है, दोनों के बीच अब टकराव होगा। सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई 1613 में और मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, आपको पता है, 1611 में, ठीक। प्रमुख कौन है इसका? थॉमस एल्बर्ट। इस फैक्ट्री का प्रमुख कौन है? थॉमस एल्बर्ट। यहाँ पे देखिए, प्रथम स्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री 1613 की जो सूरत फैक्ट्री थी प्रथम स्थायी फैक्ट्री थी, वह पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री थी। लेकिन जो 1611 में मसूलीपट्टनम में आपकी बनाई गई थी फैक्ट्री, वो पुर्तगालियों के विरोध के कारण उसका जो लाइसेंस था वो जब्त कर लिया गया था। अर्थात जहांगीर ने उसको मना कर दिया था कि भाई हम आपको नहीं खोलने देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, टॉमस रो 1605 में राजा जेम्स का राजदूत, मुगल साम्राज्य के व्यापार की अनुमति मिली। मुगल साम्राज्य में इसको व्यापार की क्या मिल गई? अनुमति मिल गई। अब थोड़ा वो तो था जहांगीर का काल। अब औरंगजेब के काल में क्या हुआ? 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित कर ली। शाह शुजा द्वारा इसको क्या मिल गई? शाह शुजा द्वारा इसको अनुमति मिली। कैसे मिली? औरंगजेब के कहने पर अनुमति मिली। चलिए, मिल गई। उसके बाद व्यापारिक अनुमति, ठीक, निशान व्यापारिक अनुमति 3000 वार्षिक दर। अगर आप 3000 रुपए दे रहे हैं सालाना तो आपको व्यापारिक अनुमति मिल गई है बिना किसी टैक्स पे किए। 3000 रुपए यही आपका साल भर का टैक्स हो जाएगा। बाद में अंग्रेज बनाम मुगल 1668 में क्या हुआ? अंग्रेज बनाम मुगल में क्या होगा? अंग्रेजों ने माफ़ी मांग ली। क्या हुआ? 1668 में औरंगजेब जो एक कैप्टन चाइल्ड नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी था, ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझ रहा था और उस समय भारत पे जो शासन था वो औरंगजेब का था, ठीक। औरंगजेब की सेना को ये क्या समझ रहा था? बेवकूफ़ समझ रहा था। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे कि हम युद्ध करेंगे और जीत जाएंगे। तो 1668 में क्या हुआ? अंग्रेज बनाम मुगल में थोड़ा सा झपड़ी झगड़ा हुई तो अंग्रेजी सैनिकों को मुगल सेना ने क्या किया? भारत के हर केंद्रों से उठाकर फेंक दिया, भगा दिया। फुल्टा नामक द्वीप पर इन्होंने जाकर शरण ली। बाद में किसी तरीके से माफ़ी मांग कर, क्षमा याचना करके अंग्रेजों ने कहा, औरंगजेब ने कहा कि आप इतने की भरवाई भर दीजिए, उसके बाद हम आपको व्यापार की अनुमति दे देते हैं। तो इस तरीके से दोबारा इनको क्या मिल गई? दोबारा इनको मिल गया। 1698 बंगाल के 3 गांव कालीकाट, सूतानाती, गोविंदपुर मिलाकर इसकी जिम्मेदारी किसको मिल गई? अंग्रेजों को। जॉब चार्नक के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई और बंगाल के 3 गांव 1698 में मिलाकर क्या कर दी गई? कलकत्ता की स्थापना की गई। इसकी जमींदारी किसको मिल गई? फोर्ट विलियम, जॉब चार्नक को मिल गई, ठीक। इसने क्या की? स्थापना कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1717 में फर्रुखसियर, जॉन सरमन मिशन व डॉक्टर हैमिल्टन, शाही फरमान इसने जारी किया। फर्रुखसियर ने क्या किया? शाही फरमान जारी किया। इसके शाही फरमान में क्या हुआ? 3000 का वार्षिक कर बंगाल में, 10,000 का वार्षिक कर सूरत में और बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। फर्रुखसियर ने जो शाही फरमान जारी किया था, जॉर्ज सरमन मिशन व हैमिल्टन एक प्रकार का डॉक्टर था जो फर्रुखसियर की जो बीमारी थी उसकी बीमारी को ठीक करने के उपलक्ष्य में इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। जो शाही फरमान है इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। नोट, स्वर्ण फरमान, ठीक। गोलकुंडा के शासक ने इसको 500 रुपये वार्षिक, 500 रुपये वार्षिक पगौड़ा पर क्या कर दिया? एक फरमान जारी कर दिया गया जिसे स्वर्ण फरमान कहते हैं। दक्षिण भारत, साउथ इंडियन के बारे में जान किया। अब दक्षिण भारत में अंग्रेजों की क्या नीति थी, थोड़ा ये जाने। 1639 फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण व्यापार का केंद्र बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया, यानी कि एक महल की स्थापना की और इसे दक्षिण भारत में व्यापार का केंद्र बनाया। 1661 ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम व पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा का विवाह हो गया। 1661 में पुर्तगाल गिफ्ट में क्या ब्रिटेन को क्या देता है? 110 पाउंड किराया पर 1668 में क्या दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई उठाकर दे दिया। गेराल्ड ऑगियर द्वारा मुंबई की स्थापना की गई। हाँ,
और 1687 में सूरत में मुंबई को केंद्र बना दिया। ठीक, इतनी चीज़ आपको याद रखना है। कहीं ना कहीं आपने इसको अच्छे से पढ़ा भी है, एक बार बस रिवाइज करने के लिए थोड़ा आप इसको पढ़ लीजिए। डेनिस देख लीजिए, ये डेनमार्क का इलाका है। ये कैसा छोटा सा डेनिस देश है। कुछ यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो अपने भारत के राज्यों से भी छोटे हैं। चलिए, डेनिस कंपनी, डेनमार्क की कंपनी 1616 में आई। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में प्रथम फैक्ट्री त्रिवेकोर तमिलनाडु में स्थापना की। दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में स्थापना की। ठीक, चलिए, यही चीज़ आपको बताया गया है, थोड़ा ये इंग्लिश में लिखा गया है। चलिए देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस, ये आपका फ्रांस का नेक्स्ट दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्या है? फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में आई, आपको बताया था 1664 में सबसे अंत में आई। कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेस इसके कंपनी का नाम है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। राजा लुई 14वां के समय आई। वित्त मंत्री कोलबर्ट थे इस समय, और पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पतन हो गई, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप होता है, समझ रहे हैं आप। मुख्य केंद्र कौन कौन सा है इसका, थोड़ा सा देखेंगे। 1668 में भारत में आगमन हुआ। प्रथम फैक्ट्री इसकी सूरत में बनाई फैको केरो के नेतृत्व में। द्वितीय फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1669 में। 1674 में फैको इस मार्टिन ने पांडिचेरी में इसकी स्थापना की। पुर्तगाल, फ्रांस, डच, फ्रांस। ठीक, ये आप समझ रहे हैं। चलिए, 1690 में चंद्रंगल बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की। अब लास्ट है इसका पतन, किस तरीके से पतन का कारण बना। 1742 तक मात्र व्यापार करते थे ये। 1742 में क्या हुआ, डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया। इसने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। नंबर 1, भारतीयों के आंतरिक मामलों में इसने हस्तक्षेप किया। एक प्रकार की सहायक संधि की व्यवस्था इसने की। व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षी की इसने भावना का विकास किया। अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया गया, और 3 प्रकार के ये कर्नाटक युद्ध होगा। ठीक है, 3 प्रकार के कर्नाटक युद्ध होंगे, तो ये कर्नाटक के युद्ध में हारेंगे। कौन कौन से कर्नाटक के युद्ध हुए ये भी देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध यानी कि इसी को हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। इसका परिणाम क्या हुआ, ऑक्सला शैपेल की संधि के साथ यह समाप्त हुआ। इसकी विशेषता क्या है, डुप्ले बनाम मोर्स। डुप्ले, एक तरफ डुप्ले था, एक तरफ मोर्स था। अडियार की लड़ाई हुई, सेंट थॉमस की लड़ाई हुई 1746 में। कैप्टन पैराडाइज जो कि फ्रांस की तरफ से था, ठीक, अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक से था, इन दोनों के मध्य लड़ाई हुई। ठीक, ये समझ गए आप। आपको सिर्फ ये याद रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। इसका परिणाम क्या हुआ, किस संधि के साथ यह समाप्त हुआ, ऑक्सला शापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इसका हैदराबाद व कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकार के मुद्दे, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे थे। इसका परिणाम क्या हुआ, इसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई। अंबार की लड़ाई 1749 में हुई, डुप्ले की वापसी हो गई, गौड़ायुग नया गवर्नर बना दिया गया। ठीक, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के मध्य हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार, जो इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1756 से लेकर 1763 तक, वहां तक चला था ना, ये देखिए यहाँ भी वही समय दिया गया है। ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक, प्रथम गवर्नर लाली था, फ्रांस का गवर्नर लाली था, ये लाली लगा कर आया था, इसलिए हार गया। वांडीवास का युद्ध 12 जनवरी 1760 आयरकूट अंग्रेज की तरफ से था और लाली फ्रांस की तरफ से था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, क्या होगा, अंग्रेज जीत जाएंगे और फ्रांस हार जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा था क्योंकि इसमें सब कुछ दिया है, हाँ, सारे कंपनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।